RJ Classes 2.0। नमस्कार दोस्तों, मैं आरजे सिद्धार्थ आरजे क्लासेस 2.0 में आपका स्वागत करता हूं। दोस्तों, अब हम मौर्य काल में या मौर्योत्तर काल में जो विदेशी शक्तियों का आगमन हुआ है उनको पढ़ेंगे और इन विदेशी शक्तियों के बाद हमारा मौर्य वंश पूरी तरीके से समाप्त हो जाएगा। फिर हम आ जाएंगे मित्रों गुप्त काल पर। तो इस पर हम चर्चा करेंगे, समय ना ज़्यादा लेते हुए। मित्रों, मान लेते हैं कि ये भारत है। वैसे मैं बार बार कहता हूँ मैं भारत बना नहीं पाता हूँ भैया, ये दुर्भाग्य हमारा है। आप लोग बढ़िया सा सुंदर सा बड़े अच्छे तरीके से बना लेना, ठीक है। मैं सिर्फ समझाने के लिए बनाने का प्रयास कर रहा हूँ। चलिए मित्रों, मान लेता हूँ कि ये भारत है। थोड़ा सा नीचे ऐसा हो गया। तो इस पर पहले चर्चा कर लेते हैं मित्रों। दो प्रकार के शासक, दो प्रकार के शक्तियाँ थीं, या कह सकते हैं दो प्रकार के राज्य थे। एक था विदेशी राज्य थे, विदेशी राज्य, और कुछ थे स्वदेशी राज्य जिन्होंने मौर्योत्तर काल में शासन किया है। स्वदेशी राज्य, दो प्रकार के राज्य थे। तो यदि हम बात करें तो यहाँ से जो भी रहा है, तो यहाँ से यहाँ तक ये विदेशी राज्य रहे हैं, विदेशी राज्य रहे हैं। और इसके बाद भी शुरू होता है ये इस तरीके से, इस तरीके से, और ये स्वदेशी राज्यों का सिलसिला शुरू होता है। स्वदेशी राज्यों का सिलसिला शुरू होता है। मैं बात करूंगा विदेशी राज्य कहाँ से आए, कैसे आए। यदि आपको ज़्यादा अच्छा समझना हो तो आप सिकंदर महान का जो पहला वीडियो है सिकंदर का, वो आप देख लेंगे। विदेशी आक्रमण क्लियर हो जाएगा। सेम वही पोजीशन यहाँ पर है, लेकिन मैं ज़्यादा टाइम ना लेते हुए, क्योंकि वो ISPSS में पूछा जाएगा, TGT PGT में या अन्य कंपटीशन में पूछा नहीं जाएगा, इसलिए मैं उस चीज़ को नहीं ले रहा हूँ। लेकिन फिर भी यदि आपको समझ में ना आए तो आप कह देंगे मैं उनके आगमन का वीडियो एक बना दूंगा और आपको समझ में आ जाएगा। विदेशी राज्यों में यदि हम बात करें तो कुछ राज्य हैं जिनको हमें पढ़ना है भारत में। कौन कौन सा? एक तो इंडो ग्रीक पढ़ना है मित्रों। इंडो ग्रीक ये बहुत महत्वपूर्ण है। इंडो ग्रीक को और किस नाम से जानते हैं? तो हिंद यवन के नाम से जानते हैं। हिंद यवन के नाम से जानते हैं। एक ये महत्वपूर्ण पॉइंट है। अब इंडो ग्रीक में हमें किसको पढ़ेंगे? कौन प्रभावशाली राजा रहा है जिसको हम पढ़ेंगे? तो मिनांडर रहा है जिसको हम यहाँ पर पढ़ेंगे। कौन रहा है? मिनांडर। ये बहुत शक्तिशाली राजा रहा है मिनांडर, जिसको हम लोग पढ़ेंगे मित्रों। एक पॉइंट ये। अब इंडो ग्रीक के बाद कौन आए? तो यहाँ शक आए। कौन आया? शक आए। इनको भी पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। शक में ज़्यादा नहीं, शक को सीथियन के नाम से भी जानते थे। सीथियन ज़्यादा नहीं पढ़ना है, बाकी सबसे ज़्यादा पहला और इंडो ग्रीक को ही पढ़ना है मित्रों। इसमें सीथियन हो गया। इसमें रुद्रदामन बहुत महत्वपूर्ण शासक। ये रुद्रदामन पर हम एनर्जी बहुत ज़्यादा वेस्ट करेंगे। रुद्रदामन को बहुत अच्छे तरह से पढ़ना है। रुद्रदामन काफ़ी इतिहास में अपना महत्वपूर्ण रखता है, इसलिए रुद्रदामन को हम बढ़िया तरीके से पढ़ेंगे। फिर इसके बाद मित्रों क्या है? शक के बाद पहलव आए। क्या है? पहलव आए। पहलव बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है ये भी। इनको मित्रों नोट कर लेंगे, मिलान के लिए पूछा जाता है। पहलव को पार्थियन के नाम से भी जाना जाता है। पार्थियन। इसका जो महत्वपूर्ण शासक है गोंडो फणवीस, उसको भी पढ़ना है मित्रों। गोंडो फणवीस को मित्रों पढ़ेंगे। ये भी एक महत्वपूर्ण शासक है। जितने महत्वपूर्ण देखिए, मैंने इंडो ग्रीक लिखा है तो इंडो ग्रीक में बहुत सारे शासक मिल जाएंगे, उनको नहीं पढ़ना है। जिन्होंने भारत के इतिहास में कुछ अच्छा किया है या बुरा किया या प्रभाव छोड़ा है, उनको पढ़ना है। जैसे मिनांडर को, शक में रुद्रदामन को, पहलों में गोंडो फणवीस को देखना है मित्रों। इसके बाद कुषाण आए। कौन आया? कुषाण आए। कुषाण को यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता था। यूची कबीला के नाम से भी जाना जाता था। और कुषाणों में किसको पढ़ना है? कनिष्क को पढ़ना है। कनिष्क का नाम तो आप लोगों ने खूब सुना होगा।
कनिष्क को पढ़ना है। कहाँ? कुषाण वंश में युची कबीला, कुषाण वंश को युची कबीला के नाम से प्रारंभ जानते थे, और इसमें जो महत्वपूर्ण शासक है वो कनिष्क है। इसको मित्रों देख लेना है। चलिए अब स्वदेशी राज्यों में किसको पढ़ना है, ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। तो इसमें मौर्य वंश को पढ़ना है। मौर्य वंश तो मैं अभी तो पढ़ा ही रहा हूँ, बहुत सारे शासकों को हमने पढ़ा दिया है, तो इसमें ज़रूरत नहीं बताने के लिए कि मौर्य वंश में किसको पढ़ेंगे, कौन महत्वपूर्ण शासक रहा है। इसमें सारे महत्वपूर्ण शासक हैं, सभी को मैं बता चुका हूँ। शुंग वंश पढ़ना है, पुष्यमित्र शुंग वाला। हाँ, शुंग वंश को पढ़ना है। शुंग वंश में किसको पढ़ना है? तो पुष्यमित्र शुंग, इसकी स्थापना की थी। पुष्यमित्र शुंग पर हम प्रभाव डालेंगे, और बहुत सारे शुंग वंश में शासक उनको भी देखेंगे। फिर इसके बाद क्या आता है? कर्ण वंश। क्या आता है? कनक या कर्ण, कनक या, ऐसे लिखे दे रहा हूँ, कर्ण वंश, इसको पढ़ना है मित्रों। कनक या कर्ण, इस वंश को पढ़ना है। सातवाहन वंश को पढ़ना है, सातवाहन को पढ़ना है, और कुछ अन्य धर्म को भी पढ़ना है, या अन्य धर्म नहीं, अन्य वंशों को भी पढ़ना है। इतना देखना है मित्रों। सातवाहन में देख लेंगे सतकर्णी, सातवाहन में गौतमी पुत्र सतकर्णी को पढ़ लेंगे, और इसमें पुष्यमित्र शुंग को पढ़ लेंगे, और मौर्य वंश तो महत्वपूर्ण ही है। बाकी जितने वंश हैं, 2 वंश, ये ज़्यादा नहीं पढ़ने हैं, बस नाम ही देख लेना है, डेट देख लेनी है, बाकी कुछ नहीं देखना है। तो मित्रों इन सबको हमें आराम से पढ़ना है, अच्छे तरीके से पढ़ना है। खूब पूछे जाते हैं इन, जब आप पेपर देने जाएं तो इनको ज़रूर रट के जाएँ, इनसे प्रश्न बहुत अच्छा पूछा जाता है। तो आइए मित्रों बात करते हैं हिंद यवनों पर या इंडो ग्रीक पर। तो ये बताया मैंने किस तरीके से कहाँ पर बस गए। इनके आगमन का वीडियो मैं बना दूंगा यदि आप कहेंगे तो, क्योंकि यदि आपको समझ में आए तो आगमन बहुत ज़रूरी है। बिना आगमन के समझ नहीं पाएंगे कौन कबीला कहाँ से आया, कैसे बना, किस भागों में बटा, ये सब पूछा जाता है मित्रों। चलिए हिंद यवनों की बात कर लेता हूँ पहले। इंडो ग्रीक या हिंद यवन, इंडो ग्रीक या इसको हिंद यवन के नाम से जानते हैं। जब भारत आता है तो ये 2 भागों में बटा, 2 भागों में बट जाता है। यूक्रेटाइटिस वंश एक होता है, यूक्रेटाइटिस वंश, एक पॉइंट ये यूक्रेटाइटिस वंश होता है। दूसरा क्या होता है? यूथिडेमस, हाँ यूथिडेमस कह सकते हैं हम, यूथिडेमस वंश के नाम से भी जानते हैं। इधर यूक्रेटाइटिस वंश है, यूथिडेमस है। डेमेट्रियस वंश के नाम से भी इसको जानते हैं, डेमेट्रियस भी हम कह सकते हैं, डेमेट्रियस वंश के नाम से भी इसको हम जानते हैं। तो आप किसी नाम से भी इसको नोट कर सकते हैं, बहुत महत्वपूर्ण है मित्रों। यूक्रेटाइटिस जब वंश आता है तो अपनी एक राजधानी बनाते हैं। देखो राजधानी बनाएंगे, दोनों बनाएंगे। राजधानी बनाता है तो इसकी राजधानी क्या होती है? तक्षशिला होती है। तक्षशिला इसकी राजधानी होती है। क्या होती है? तक्षशिला राजधानी होती है। तो यूथिडेमस भी आएगा, ये भी अपनी राजधानी बनाएगा। तो ये राजधानी कहाँ बनाता है? अपनी स्याकल, ये अपनी राजधानी स्याकल में बनाता है, स्याकल में बनाता है, स्याकल में अपनी राजधानी बनाता है, जिसका एक और नाम है साकल के नाम से भी जानते हैं, स्याकल या साकल। घबराने की जरूरत नहीं है, आप पहचान लेंगे एग्जाम में किसकी राजधानी क्या पूछ रहा है। तक्षशिला यूक्रेटाइटिस वंश की राजधानी है, इतना आप याद कर लेंगे, इतने काफ़ी है मित्रों। यूक्रेटाइटिस वंश का एक महत्वपूर्ण शासक है, उस शासक का मैं नाम बता रहा हूँ, एंटाक्लीज। एक महत्वपूर्ण शासक है, राजा या शासक, राजा एंटाक्लीज। ये एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। एंटाक्लीज महत्वपूर्ण शासक है जो अपना एक राजदूत भेजता है। क्या भेजता है? राजदूत भेजता है। वो राजदूत का नाम क्या है? बहुत महत्वपूर्ण है। तो राजदूत हेलियोडोरस राजदूत भेजता है। किसके दरबार में आता है? तो ये
भागभद्र के दरबार में आता है, जो कि शुंग वंश का है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, भागभद्र के दरबार में आता है जो कि शुंग वंश का है। जब ये भारत आता है तब ये क्या करता है, ये बहुत महत्वपूर्ण है। तो ये कहाँ पहुँचेगा, विदिशा पहुँचेगा, विदिशा राजधानी। ये विदिशा पहुँचेगा कौन, हेलियोडोरस। यहाँ पर ये क्या करता है, गरुड़ स्तंभ बनवाता है। इस तरीके से गरुड़ स्तंभ बनवाता है, गरुड़ स्तंभ बनवाता है। कौन बनवाता है, हेलियोडोरस। और इस पर भगवान विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है, विष्णु की मूर्ति स्थापित होती है। एक पॉइंट ये है। और वो बाज पर या हंस पर है भगवान विष्णु की मूर्ति। यहाँ पर अपना नाम और एक गरुड़ स्तंभ, इसका नाम भागवत लिखवाता है। क्या, भागवत। और यहाँ पर अपना नाम, स्वयं का नाम अंकित करवाता है, वासुदेव। वासुदेव ये अपना नाम यहाँ पर अंकित करवाता है। एक पॉइंट ये है कि वासुदेव अपना नाम अंकित करवाता है। और ये यहीं पर क्या होता है, विदिशा में ही ये स्तंभ बनवाएगा। यहीं पर हेलियोडोरस ये यहीं पर धर्म परिवर्तन कर लेता है और वैष्णव धर्म को अपना लेता है। कौन सा धर्म, वैष्णव, वैष्णव धर्म को ये अपना लेता है। इसलिए बहुत महत्वपूर्ण है कि एक बाहर से आएगा और यहाँ पर कहाँ आएगा, शुंगवंश में आएगा, भागभद्र के दरबार में आएगा और वहीं ये वैष्णव धर्म को अपना लेता है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करता है, जिसमें वासुदेव अपना नाम अंकित करवाता है, भागवत धर्म को समर्पित करता है और वासुदेव गरुड़ स्तंभ भगवान विष्णु को समर्पित है। ऐसा ये जानकारी मिलती है। इसलिए ये यूक्रेटाइटिस वंश को हम पढ़ेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब यूथिडेमस की बात करें तो यूथिडेमस का जो महत्वपूर्ण राजा रहेगा वो कौन है, मिनांडर। बहुत महत्वपूर्ण है, मिनांडर। जो महत्वपूर्ण राजा है, राजा उसका नाम क्या है, मिनांडर। इतना पढ़ लेंगे मित्रों, मिनांडर बहुत महत्वपूर्ण राजा है। मिनांडर की यदि बात करें तो इसके समय में नागसेन रहते थे। नागसेन ने पुस्तक लिखी है, कौन, नागसेन। हाँ, नागसेन ने एक पुस्तक लिखी है, मिलिंद पन्नो, मिलिंद पन्नो एक पुस्तक लिखी है। मिलिंद का मतलब होता है यहाँ पर मिनांडर से मतलब रखा गया है, मिनांडर। और पन्नो का मतलब प्रश्न, अर्थात मिनांडर के प्रश्न। ये नागसेन ने एक बुक लिखी है, बहुत महत्वपूर्ण है। एक रे अभिलेख इसने बनवाया है। कौन, रे अभिलेख इसने बनवाया है। किसने बनवाया, रे अभिलेख, मिनांडर ने एक रे अभिलेख बनवाया है। रे अभिलेख कहाँ है, तो ये कौशाम्बी में है, कौशाम्बी में है, कौशाम्बी। ये कौशाम्बी में एक अशोक का अभिलेख मिलेगा जिसको प्राग प्रशस्त के नाम से जाना जाता है। इसमें समुद्रगुप्त की रचना बात कही गई है और उसको अशोक स्थापित कराता है अकबर अपने यहाँ अर्थात इलाहाबाद में और वहाँ के किले में सुरक्षित करवा देता है। इस पर मैं चर्चा करने वाला हूँ, आगे चर्चा करूँगा। तो रे अभिलेख कौशाम्बी में ही, वो भी कौशाम्बी में ही बना था। तो रे अभिलेख कौशाम्बी में किसके द्वारा बना, तो मिनांडर के द्वारा बना है। नागसेन ने पुस्तक लिखी मिलिंद पन्नो, जो कि मिनांडर से संबंधित है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी। एक बुक है पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरिप्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी एक पुस्तक जिससे जानकारी मिलती है कि इसके सिक्के भड़ौच, इसके सिक्के भड़ौच बंदरगाह तक चलते थे, बंदरगाह तक चलते थे। इसके सिक्के भड़ौच बंदरगाह तक चलते थे। किसके, तो मिनांडर के। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे मित्रों। इसी वंश का मिनांडर अर्थात यूथिडेमस का, इसी वंश का मैं आगे बताने वाला हूँ कि एक शासक होता है जिसने शीशे के सिक्के चलाए थे। स्ट्रेटो सेकेंड, कौन, स्ट्रेटो सेकेंड ने शीशे के सिक्के चलाए थे। ये सब आगे मैं बताने वाला हूँ मित्रों। तो शुंग वंश के नवे शासक भागभद्र के दरबार में कौन आता है, हेलियोडोरस आता है। एक पॉइंट है। और भागवत धर्म को यहाँ अपना लेता है, गरुड़ स्तंभ की स्थापना करवाता है, वासुदेव अपना नाम अंकित करवाता है, जो कि एंटेक्लीज और यूक्रेटाइटिस वंश के राजा का ये दरबारी था और भागभद्र के दरबार में आया था। एक पॉइंट नोट कर लेंगे। हिंद यवन है, जो हिंद यवन ये शाखाएं जो आती हैं मित्रों, मैं बताऊंगा कि सोने के सिक्के
इन्होंने ही चलाए थे। स्वर्ण पहली बार सोने के सिक्के इन्होंने चलाए, और नियमित बिम कडफिसस कुषाण वंश का शासक था, उसने चलाया था। एक पॉइंट ये आप नोट कर लेंगे। हिंद यवनों का जो पूरा इतिहास है इनका, ये सिक्कों पर ही आधारित है, सिक्कों से ही इनकी जानकारी मिलती है। जैसे कि मौर्य वंश की स्तंभों से जानकारी मिलती है, ऐसे इसकी सिक्कों से ही जानकारी मिलती है। ये भी पॉइंट आप नोट कर लेंगे। तो यहाँ पर हिंद आएंगे, फिर उसके बाद कौन आएंगे, शक आएंगे, पहलव आएंगे, तो नोट करा चुका हूँ, और कुषाण आएंगे। चलिए अब आगे हम बात कर लेते हैं मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। हिंद यवन कंप्लीट हो गए, अब आगे हम शकों की बात कर लेता हूँ। स्क्रीनशॉट आप ले लीजिए। चलिए मित्रों, आपके एग्जाम पॉइंट, आप वीडियो देख रहे होंगे और खुद क्वालिटी समझ गए होंगे कि इसमें कुछ मैटर तैयार हो रहा है कि नहीं तैयार हो रहा है। आप कोई किताब पढ़ने की जरूरत नहीं मेरा वीडियो देखने के बाद, आप सिर्फ घटना चक्र को सॉल्व करिए, ज़्यादा पुनरावलोकन घटना चक्र सॉल्व करिए, बहुत अच्छा रहेगा। चलिए मित्रों, मैं फिर वही नक्शा बनाने वाला हूँ। इस तरीके से नक्शा भाई अपना भी बना लीजिए आप। चलिए बात करता हूँ मित्रों। यहाँ पर कैस्पियन सागर है, मान लीजिए कैस्पियन सागर है। यहाँ पर दो नदियाँ हैं, अमुदरिया और सिदरिया। अमुदरिया और सिदरिया यहाँ पर मित्रों हैं, और यहाँ पर अमुदरिया सिदरिया हैं। यहाँ पर शक निवास कर रहे हैं, और यहाँ पर थूपर कौन है, एक यूची कबीला है। कौन है, यूची कबीला। यूची कबीला को हम आपको बता चुके हैं, यूची कबीला कौन सा है। तो यूची कबीला किसको बोलते हैं, कुषाणों को बोलते हैं। तो यहाँ पर यूची कबीला है, फिर भारत आएगा तो ये कुषाण बोला जाएगा। एक पॉइंट ये है, कुषाण बोला जाएगा। यहाँ पर पर्सिया और बैक्ट्रिया है। तो यूची कबीला इस शकों पर अर्थात इन पर आक्रमण करते हैं, ये भाग करके भारत आते हैं। जब भाग के भारत आएंगे तो इसमें होगा क्या, 4 शाखाएं में ये बढ़ जाते हैं, 5 शाखाओं में आते हैं। 4 शाखाएं भारत आती हैं, 1 शाखा अफगानिस्तान चली जाती है। जो 4 शाखा आती हैं तो 2 शाखाएं उत्तर की तरफ और 2 शाखाएं पश्चिम दक्षिण की तरफ आती हैं। तो उत्तर और पूर्व की तरफ 2 शाखाएं, दक्षिण पश्चिम की तरफ 2 शाखाएं, ये बढ़ जाती हैं। उन शाखाओं के नाम क्या क्या हैं देख लेता हूँ मैं मित्रों। मान लीजिए एक ये शक आए, शक की 4 शाखाएं बटी। तो 4 शाखाओं में कौन कौन है, तो देखिए इनकी राजधानी या केंद्र तक्षशिला बना। इनका केंद्र क्या बना, तक्षशिला। अब इनका मित्रों केंद्र क्या बनेगा, तो इनका केंद्र मथुरा बनेगा। इनका केंद्र मथुरा बनेगा। तो मथुरा जब केंद्र, इनका तक्षशिला, इनका मथुरा। देखो तक्षशिला मतलब इधर यही पूरा ही ले लेंगे पाकिस्तान, इधर ये उत्तर प्रदेश का मथुरा। तो इनकी राजधानी क्या होगी, तो इनकी राजधानी, तो ये तक्षशिला और मथुरा दोनों राजधानी हो गई। तो इनको क्या कहा जाएगा, तो ये उत्तर में है इसलिए उत्तरी क्षत्रप इनको कहा जाएगा। क्या कहा जाएगा, उत्तरी क्षत्रप। आप इनको नोट कर लेंगे, उत्तरी क्षत्रप के नाम से जाना जाएगा। फिर मालवा, इनको बोलेंगे मालवा, और ये नासिक, ये 2 केंद्र बनाते हैं, मालवा और नासिक केंद्र बनाते हैं। तो इनको क्या बोला जाएगा, ये भाई पश्चिम और दक्षिण की तरफ हैं। तो ज़्यादा किधर हैं ये आपको देखना जरूरी है। तो ये ज़्यादा यहाँ तक रहते हैं, नीचे नहीं जा पाते हैं। तो पश्चिम क्षत्रप के नाम से जाना जाएगा। और ये दोनों क्षत्रप की उपाधियां धारण करते हैं, इसलिए पश्चिम क्षत्रप, उत्तरी क्षत्रप शकों को बांट देते हैं, इनको जाना जाता है। शक, अब देखिए शक क्या है कि बैक्टीरिया होते हुए भारत आते हैं, 5 शाखाओं में बढ़ते हैं। 1 शाखा अफगानिस्तान चली जाती है, 2 शाखाएं भारत की तरफ आती हैं, जिसमें तक्षशिला मथुरा 2 केंद्र बनते हैं, और उसको उत्तरी क्षत्रप कहते हैं। जो पश्चिम की तरफ आती हैं इनको मालवा नासिक केंद्र बनाते हैं, और पश्चिमी क्षत्रप के नाम से भी जाना जाता है। तो शक 5 भागों में विभाजित होते हैं। 4 जो शाखाएं भारत आती हैं, 1 अफगानिस्तान वापस चली जाती है। इतना मित्रों नोट कर लेंगे, ये बहुत महत्वपूर्ण है। चलो आइए 5-6 मिनट और देख लेता हूँ। थोड़ा मैं स्पीड में पढ़ा रहा हूँ, मेरे साथ आप नोट करते रहिए, ज़्यादा ठीक रहेगा। चलिए, क्षत्रप
इनको शक शासक भी बोलते हैं, शक शासक भी बोलते हैं। एक पॉइंट ये और ये क्षत्रप की उपाधि लेते थे। शक जो है वो क्षत्रप की उपाधि लेते थे, क्षत्रप की उपाधि धारण करते थे। एक पॉइंट ये है। तो देखिए मित्रों, जो मैं पहले ही बता चुका हूँ वही मैं दोबारा बताने वाला हूँ। ठीक, दोबारा बताने वाला हूँ। कौन कौन सा है? एक तक्षशिला है, तक्षशिला है। दूसरा मथुरा है। ठीक, दूसरी ये तक्षशिला मथुरा। एक शाखा और आती है, किधर है? ये आपकी उत्तरी शाखा है, उत्तरी शाखा है। एक पश्चिमी शाखा है, पश्चिमी शाखा। इनका क्या रहता है भाई? इनके भी वही होते हैं। एक मालवा है, मालवा है, और एक नासिक है। दो केंद्र इनके हैं, और ये पश्चिमी क्षत्रप कहलाते हैं। ये शाखा कह सकते हैं या हम क्षत्रप बोल सकते हैं, बात एक ही, कोई दिक्कत नहीं है। तो इनमें कुछ शासक हैं, उनके मैं नाम लिखे दे रहा हूँ, पढ़ना नहीं है, कोई ज़रूर नहीं, कभी नहीं पूछा गया है। तो नाम लिखे दे रहा हूँ। माउस, अभी मैं इसका एक बार नाम लूँगा, इस एक वंश की स्थापना करता है। माउस, एजेज, एजेज, माउस हो गया। एक और शासक है, माउस हो गया, एजेज हो गया, और एजिलिसेस है, एजिलिसेस, एजिलिसेस। तो माउस, एजेज, एजिलिसेस, ये तीन नाम आपको तक्षशिला में, तक्षशिला केंद्र में पढ़ने हैं और उत्तरी क्षत्रप या उत्तरी शाखा में पढ़ने हैं। मथुरा में आपको क्या पढ़ना है? हगामन। चलो भैया, हगामन हो गया, अश्वरास हो गया। चलो भाई, स्वरास, इनको देख लेना है। इधर हम देखते हैं मालवा में। तो मालवा में कर्दमक वंश एक है, कर्दमक वंश। तो यहाँ पर एक कर्दमक वंश है, इसको देखना है कर्दमक वंश में। और इसमें कर्दमक वंश में जो महत्वपूर्ण शासक रहेगा कौन है? रुद्र दामन को पढ़ना है। रुद्र दामन के अभिलेख को पढ़ना है। संस्कृत का अभिलेख है ये, प्रकांड संस्कृत का विद्वान है, ये भी देखना है। कर्दमक अभिलेख में चष्टन वंश। इधर नासिक में किसको पढ़ना है? चष्टन वंश को पढ़ना। एक पॉइंट ये, चष्टन वंश को पढ़ना है। जब चष्टन वंश को पढ़ेंगे तो इसमें कौन शासक पढ़ेंगे? तो इसमें भूमक शासक पढ़ेंगे, नहपान पढ़ेंगे। तो एक शासक है भूमक देख लेंगे और नहपान देख लेंगे। इसमें सबसे महत्वपूर्ण नहपान ही है। अब देखिए मित्रों, इन दोनों के बीच में एक बहुत महत्वपूर्ण एक पॉइंट है जिनको आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। 57 BC एक बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है मित्रों। 57 BC में क्या होता है? यहाँ के एक शासक होते हैं मालवा के, स्थानीय शासक, मतलब जो पहले से रह रहे हैं। कौन? विक्रमादित्य। विक्रमादित्य वो क्या करते हैं? इन मालवों को, मतलब पश्चिमी क्षत्रप या मालवा के शासकों को हराते हैं और ये भाग करके इधर आ जाते हैं, मथुरा में आ जाते हैं। तो इस घटना को क्या कहा जाता है? तो इस घटना को मालवा सम्मत के नाम से जाना जाता है। क्या? मालवा सम्मत। मालवा सम्मत के नाम से जाना जाता है। सबसे महत्वपूर्ण पॉइंट ये है, मालवा सम्मत। और किस नाम से जाना जाता है? तो विक्रम सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। विक्रम सम्मत के नाम से भी जाना जाता है। मालवा सम्मत, विक्रम सम्मत, कृत सम्मत और कृत सम्मत के नाम से जाना जाता है। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे मित्रों, बहुत महत्वपूर्ण है। नहपान के बारे में देख लेता हूँ। रुद्र दामन को मैं थोड़ा छोड़ रहा हूँ क्योंकि रुद्र दामन को थोड़ा आगे पढ़ना है, अच्छे से पढ़ना है। नहपान को नीचे का मिटा रहा हूँ मित्रों, आप स्क्रीनशॉट ले लीजिए। चलिए आप देख लीजिए, नहपान को पढ़ना है, बहुत महत्वपूर्ण है नहपान। ज़्यादा नहीं, 2 पॉइंट इसमें नहपान में है। कौन कौन से हैं नहपान? ये नहपान हो गए। नहपान एक जानकारी मिलती है। पेरी प्लस एक बुक है, पेरी प्लस, इसका राइटर मित्रों पता नहीं, इतिहासकारों को नहीं पता है, तो मुझे कहाँ से होगा। पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी, पेरी प्लस ऑफ द एरिथ्रियन सी से जानकारी मिलती है कि नहपान की राजधानी मिन नगर थी। कौन? मिन नगर थी। एक
पॉइंट ये। नहपान की राजधानी क्या थी? मीननगर थी, नोट कर लेंगे। ये भड़ौच एक शहर है, भड़ौच एक स्थान हो गया। भड़ौच के बाद कौन सा है? उज्जैन इनके बीच में स्थित थी। पेरिप्लस ऑफ द एथेनियन सी कहती है कि नहपान की राजधानी मीननगर, भड़ौच और उज्जैन के बीच में स्थित थी। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। अब देखिए इधर एक और सातवाहन एक और जानकारी मिलती है नहपान के बारे में कि सातवाहन के शासक सतकर्णी ने, किसने? सतकर्णी। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे, सातवाहन के शासक सतकर्णी। कौन सतकर्णी? गौतमी पुत्र है, दो मिलेंगे सतकर्णी आपको, इसलिए यहाँ पर गौतमी पुत्र सतकर्णी नोट करना है। गौतमी इसकी माता थी, सतकर्णी पुत्र था, और सातवाहन लोग मात्र सत्तात्मक थे, अपने नाम के आगे माता का नाम लगाते थे। तो सातवाहन वंश का गौतमी पुत्र सतकर्णी नहपान को पराजित करता है, नहपान को हराता है और उसके सिक्के ढलवाता है। फिलहाल सिक्के वो नहपान के ही होते हैं मूल रूप से, लेकिन ये अपनी उस पर उनको गलवा देता है और फिर वो अपनी उस पर आकर छपवाता है, जिसमें एक तरफ नहपान है, एक तरफ गौतमीपुत्र सतकर्णी है। उसमें नहपान को पराजित होते दिखाया गया है, जिनका ढेर जोगलथम्बी से प्राप्त हुआ है। कहाँ से? जोगलथम्बी से प्राप्त हुआ है। एक पॉइंट ये मित्र नोट कर लेंगे, बहुत महत्वपूर्ण है। चलिए अब आ गया भैया रुद्रदामन। चलिए मिटा रहा हूँ रुद्रदामन, बस ज़्यादा नहीं समझ लूँगा, थोड़ा सा बचा है। रुद्रदामन के बारे में देख लीजिए कितना महत्वपूर्ण है रुद्रदामन मित्रों। रुद्रदामन के बारे में बात करें तो ये पश्चिमी क्षत्रप है। कैसा है? पश्चिमी क्षत्रप है। एक पॉइंट ये रुद्रदामन जो है वो पश्चिमी क्षत्रप है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। आगे यदि हम बात करें तो ये कर्दमक वंश से है। किसका? कर्दमक वंश से है। रुद्रदामन जो है वो कर्दमक वंश से है। आगे बात करें तो इसका जो केंद्र था वो मालवा था। क्या था? मालवा केंद्र था। मैं पहले ही आपको बता चुका हूँ, मालवा केंद्र था। इतना पॉइंट आप नोट कर लेंगे, बहुत बार पूछा जाता है। अब देखिए कि रुद्रदामन है ये व्याकरण, दर्शन, संस्कृत, राजनीति का प्रकांड विद्वान था। व्याकरण, संस्कृत, दर्शन और राजनीति इनका ये प्रकांड विद्वान था। ये भी बहुत महत्वपूर्ण है। इसने एक स्तंभ बनवाया था। कौन सा स्तंभ बनवाया था? तो हम उसको बोल सकते हैं जूनागढ़ अभिलेख। जूनागढ़ अभिलेख कौन? जूनागढ़ अभिलेख, या इसको गिरनार अभिलेख के नाम से जानते हैं। इसने बनवाया था जो कि गुजरात में है। एक पॉइंट, तो जूनागढ़ अभिलेख, गिरनार अभिलेख जो कि गुजरात में है। और कब बनवाया था? तो 150 AD में, 150 AD में बनवाया था। ये इतना महत्वपूर्ण है, पॉइंट नोट कर लेंगे मित्रों। तो जूनागढ़ अभिलेख संस्कृत भाषा में है। किसमें है? संस्कृत भाषा में है। बहुत अच्छा पॉइंट। उसके बाद ये ब्राह्मी लिपि में है। किसमें? ब्राह्मी लिपि में है। एक ये पॉइंट, संस्कृत भाषा में है, ब्राह्मी लिपि में है। ये पूछा जाता है मित्रों, ब्राह्मी लिपि में है। और ये चंपू शैली में है। चंपू शैली में है। ये पॉइंट, तो संस्कृत भाषा हो गई, ब्राह्मी लिपि हो गई, चंपू शैली हो गई। तो 3 पॉइंट हैं जो आप नोट कर लेंगे। जूनागढ़ अभिलेख जो गिरनार अभिलेख है गुजरात में 150 AD में बना था और रुद्रदामन ने बनवाया था। बहुत महत्वपूर्ण पॉइंट है। गुजरात में कहाँ है? काठियावाड़ में है। ये भी नोट कर लेंगे। अब इसमें चर्चा किसकी करी गई है भाई? ये भी तो जो जानना जरूरी है, चर्चा किसकी करी गई। चलिए, सुदर्शन झील की चर्चा करी गई है इसमें रुद्रदामन में। एक पॉइंट ये भी नोट कर लेंगे। क्या क्या चर्चा की गई? चंद्रगुप्त मौर्य से आप परिचित हैं, चंद्रगुप्त मौर्य से परिचित हैं। चंद्रगुप्त मौर्य का एक सचिव होता है, इसको हम सेनापति भी कह सकते हैं, पुष्यगुप्त वैश्य। कौन होता है? पुष्यगुप्त वैश्य। ये इसका सचिव है जिसने सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण करवाया। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। दूसरा आता है अशोक।
दूसरा आता है अशोक जिसका सचिव है तुषास्प, जिसका सचिव कौन है? तुषास्प है। इसने बांध का निर्माण करवाया था। इसने क्या करवाया? बांध का निर्माण करवाया। सुदर्शन झील का निर्माण किसने करवाया? चंद्रगुप्त मौर्य। विकल्प ना हो तो पुष्यगुप्त वैश्य हम लगा सकते हैं। अगला पॉइंट दोस्तों, रुद्रदामन इसका सेनापति सुबिक्स इसका सेनापति है। बहुत महत्वपूर्ण नाम है क्योंकि रुद्रदामन अभिलेख आप पढ़ें और इसको ना पढ़ें ऐसा हो नहीं सकता। सुबिसाक के नाम से भी इसको जानते थे। सुबिसाक ज़्यादा सही रहेगा, नोट कर लीजिए। सुबिसाक के नाम से जानते थे। इसने क्या करवाया? इसने बांध का रिपेयर करवाई, बांध की पुनः निर्माण करवाया, पुनरुद्धार करवाया या बांध का रिपेयर करवाया है। एक पॉइंट ये नोट कर लेंगे। इसमें स्कंदगुप्त का भी नाम आता है। स्कंदगुप्त ने क्या करवाए थे? इसके समय पर 2 व्यक्ति थे। कौन कौन? एक पर्णदत्ता, एक चक्रपाल। एक थे पर्णदत्ता और एक थे चक्रपाल। पर्णदत्ता जो होते हैं वो बांध बनवाते हैं और चक्रपाल भी बांध बनवाता है, लेकिन चक्रपाल अलग से क्या करता है? यहाँ पर विष्णु की मूर्ति स्थापित करवाता है। एक पॉइंट ये मित्रों नोट कर लेंगे। तो इतना रुद्रदामन से आपको पढ़ना है। रुद्रदामन का एक पॉइंट और रह जाता है, तो रुद्रदामन अभिलेख से ही जानकारी मिलती है, इसके बारे में देख लेते हैं। ज़्यादा महत्वपूर्ण नहीं है लेकिन आप सुन लीजिए मित्रों। चलिए, रुद्रदामन से एक जानकारी और आपको देनी रह गई है, बस 1 मिनट में क्लियर हो जाएगा। कौन सी जानकारी? रुद्रदामन में एक जानकारी। बात करें मित्रों रुद्रदामन की एक जानकारी लेते हैं। तो एक यौधे जाति थी, यौधे जाति जिसको पतंजलि महाराज ने इसको क्या कहा है? इसको आयुध परजीवी कहा है। आयुध परजीवी कहा है। अर्थात हथियार बना करके अपना जीवन यापन करते थे, ये हो गया। और रुद्रदामन इनको हराता है, आयुध को हराता है, यौधे जाति पर हमला कर देता है, इनको हरा देता है। ये जानकारी कहाँ से मिल रही है? क्योंकि इसने रोहतक सिक्के भी चलवाए थे जो रोहतक से प्राप्त हुए। इतना बस पॉइंट इसमें पढ़ना है, ज़्यादा कुछ नहीं पढ़ना है। फिर यहाँ पर बात करें तो एक शासक, सातवाहन शासक होता है पुलवामी। कौन होता है? पुलवामी और रुद्रदामन का 2 बार आमना सामना होता है, युद्ध होता है। दोनों बार पुलवामी हार जाता है। और क्या बोलते हैं, 1 मिनट, पुलवामी, हाँ, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी जो है, रुद्रदामन पर यह पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी हमला करता है और ये दोनों बार हारता है। लेकिन रुद्रदामन इसको छोड़ देता है वैवाहिक संबंध होने के कारण। लेकिन वैवाहिक संबंध किसके? इसके नहीं है, इसका भाई पुलवामी, वशिष्ठिपुत्र पुलवामी का भाई रुद्रदामन का दामाद है, इसलिए छोड़ देता है। तो मित्रों अगले वीडियो हम पढ़ेंगे पहलवंश। तो आज का वीडियो थोड़ा स्पीड में मैंने पढ़ाया, अगर नहीं पढ़ाते तो रह जाता। कैसा लगा शेयर करके ज़रूर बताएं, कमेंट करके बताएं, लाइक करके बताएं, जैसा मन हो वैसा बताएं, लेकिन बताएं ज़रूर। धन्यवाद दोस्तों, नमस्कार, फिर मिलेंगे आपसे।